विद सहानी। तो सारे 12th वालों अब शुरू करने वाले हैं हम अपने लास्ट लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो सारे मेरे 12th वाले भाई बहन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तुम्हें क्लास 12th इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं लेनी है। इधर यू आर अ साइंस स्टूडेंट, इधर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, इधर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, वी ऑल गेट यूनाइटेड राइट हियर ऑन सिमरन सहानी चैनल फॉर आवर इंग्लिश। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो एम हैमिल जी ने कितने साल फ्रांस के स्कूल में काम करा था। तुम्हें लग रहा होगा दीदी कुछ और पूछने वाली है, ठीक है, नहीं भैया, अब पढ़ाई शुरू हो गई डायरेक्टली। बहुत क्वेश्चन तुमसे पूछने वाली हूं मैं, और अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता तो मतलब तुमने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है। और कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम शायद बता भी दो अगर तुमने ये वीडियो देखी होगी। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले एनसीईआरटी को शुरू करने से पहले, और एनसीईआरटी क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है ये भी अभी आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे इस वीडियो से लास्ट लेसन को नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगी तुमने नहीं पढ़ा। ठीक है भाई, तुम कहोगे हाँ दीदी बहुत बन रही है, क्या कह रही है ये सब। हाँ भाई सुन लो, तुम्हें इस वीडियो से जाके एंटायर लास्ट लेसन को पढ़ना है, एंड देन तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी की ना एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली फिर तुम्हें यहाँ इस वीडियो के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखना है। यहाँ पे मैंने आपको विद एनिमेशन एंड एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझा दिया, वो भी बहुत कोई ऐसा नहीं करके कि बड़ा चढ़ा के भाई बहुत मुश्किल चैप्टर एंड ऑल दैट, नहीं, बहुत सिंपल वे में पढ़ाने की मेरी आदत है कि तुम्हें बर्डन ना लगे इंग्लिश। देखो मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, ये नहीं कि पूरी बुक ओपन कर दी और आई एम टेलिंग यू ये भी करो ये भी करो ये भी करो, नहीं गाइस। मेरा मकसद ये है कि व्हेन यू आर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस स्ट्रीम, अब जिसके भी हो, इंग्लिश तुम्हें बर्डन ना लगे, बहुत जल्दी तुम्हारी कंप्लीट हो जाए 100 मार्क्स वाली। सो गो एंड वॉच द लास्ट लेसन फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसा नहीं तुम्हारे लिए अभी न्यू वीडियोस नहीं आएंगी, न्यू वीडियोस भी आएंगे, वो सारे लाइव सेशंस रहेंगे हमारे, बट अब वो होगा हमारा कुछ दिनों बाद। अभी तुम्हें इस वीडियो से पूरे के पूरे लास्ट लेसन को पढ़ लेना है। ये जो है 16 मिनट की वीडियो है, ये 16 मिनट में लास्ट लेसन आज अगर पढ़ लोगे तो जो है बूढ़े भी हो जाओगे ना, जब बच्चों को रात को सुलाने के लिए यही कहानी सुना रहे होगे अपने, ऐसा पढ़ा दिया है मैंने आपको, ऐसा बच जाएगा दिमाग में। ठीक है जी, तो यहाँ से जाके इसको पढ़ लो, लेसन समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे हमारे अभी राइट नाउ इन दिस वीडियो। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद तरह तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाती रहूंगी जब तक तुम्हें इंग्लिश के पेपर में ऐसे तुम प्रो ना हो जाओ कि तुम प्री बोर्ड में आग लगा के आ चुके हो, तुम यूनिट टेस्ट में ऐसा पेपर लिख के आओ कि एग्जामिनर जो होंगे आपके, जो आपके इंग्लिश की क्लास के टीचर होंगे, वो तुम्हारा नाम ले रहे होंगे कि भाई इस बच्चे ने सबसे बेस्ट आंसर लिखा है। ऐसी तैयारी कराएगी तुम्हारी सिमरन दीदी इस साल। ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न इंटायरली बदल चुका है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो डिफिकल्टी के लिए यहां से आज हम शुरू करें एनसीईआरटी। सब तुम्हें कॉपी में डेफिनेटली स्कूल से भी होमवर्क मिला होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने का, इन्हें कर लो। और तुम्हें नहीं पता सीबीएसई के दिमाग का, सीबीएसई जी क्या करते हैं, कई बार सीबीएसई जी क्या करते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं इनको, कितना ही पैटर्न बदल जाए एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये बेस बनते हैं हमारे चैप्टर के। और ये कराने से पहले एक चीज मैंने इसमें और इंक्लूड करी, आई हैव इंक्लूडेड द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो तुम्हें चैप्टर में जो है अगर मैं वर्ड मीनिंग बताती तो तुम ध्यान ना देते उस पर। चैप्टर में मैंने पूरी स्टोरी बता दी है, यहाँ देखो सभी चैप्टरों के वर्ड मीनिंग्स भी मैं एनसीईआरटी सीरीज में इंक्लूड करूंगी। ये प्रॉपर पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ईच एंड एवरी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, चाहे वो चैप्टर का नोट्स हो, समरी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको उससे लर्न कर लेना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रही हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे को। ठीक है, बस एंड में आई विल रेफर यू वन गाइड जिसको आपको खरीदना हो सकता है शायद, कि ठीक है भाई बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की क्वेश्चन के, दैट आई विल रिकमेंड, बट अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं सब कवर करवा रही हूँ तुम्हारे को, और शायद तब तक उसकी भी जरूरत ना पड़े, मैं वो भी सब यहीं पे आपको करा दूँ। ठीक है, एंड आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल आल्सो। ठीक है, तो नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉर्टेड। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, सिर्फ इंग्लिश नहीं, फिजिकल एजुकेशन लेके ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स और जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ मैं, तो कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। आप शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वर्ड मीनिंग से। तुम्हें वर्ड मीनिंग नहीं देखने हैं तो स्किप करने की कोशिश मत कर लेना, सारे वर्ड मीनिंग देखने हैं। पता नहीं है साल का पैटर्न तुम्हें क्या हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जो एमसीक्यू वाला एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें ये वर्ड मीनिंग भरे होते हैं। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है चिर्प। चिर्प जो है बेसिकली क्या है, अ शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय स्मॉल बर्ड्स। तो वो जो फ्रांस जब उसका स्कूल जाने का मन नहीं था तो वो कह रहा था बर्ड चिर्प कर रही थी, चिर्प मतलब चीची चीची कर रही थी, तो उसे लगा यार स्कूल जाके पढ़ने से अच्छा तो इन्हीं सुन लूं। अ सॉमिल, सॉमिल क्या होता है, वो फैक्ट्री जहाँ पे जो लकड़ियाँ कट रही होती है ना, इनटू बोर्ड्स बाय मशीनरी, वो भैया उसे पढ़ना नहीं था। अब उसके ज़माने में तो ये रीलें नहीं थी ना चलाने के लिए, जो भैया पढ़ना नहीं है तो रील चला लो, तो भाई हर बच्चे ऐसे होते, पढ़ाई से भागना होता है बच्चों को, तो उसको भाई साहब को क्या था, भाई चिड़िया सुन लो, तुम रीले देखते हो, वो चिड़िया सुनने को खुश था, उसे सॉमिल पे जाके आसपास में भटकने को वो खुश था। तो बेसिकली सॉमिल के पीछे क्या था, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, तो सॉमिल आपको याद रखना है। कई बच्चों को लग रहा है भाई सॉमिल क्या है। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट एक बेसिकली एक आप कह सकते हो
ऑर्डरिंग पीपल अ लॉ टू सर्व इन द आर्मी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे ड्राफ्ट का मतलब है कि ड्राफ्ट मतलब था कि जो नोटिस बोर्ड के ऊपर से कुछ खबर आई थी बाय द आर्मी, तो उसको यहाँ पे ड्राफ्ट कहा गया है। ड्रेड मतलब क्या होता है, ऑ और फियर, यानी कि डरना और एकदम से जो घबराहट होती है ना मन में, ड्रेड। तो ड्रेड क्या था, लास्ट लेसन में फ्रांस को डर लग रहा था कि भाई आज तो पिटूंगा स्कूल में सर से, क्योंकि पढ़ के नहीं गया था। पार्टिसिपल्स। अप्रेंटिस क्या होता है, यंग पर्सन हु हैज अग्रीड टू वर्क फॉर अ स्किल्ड एम्प्लॉयर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड फॉर अ लो वेज। यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ अप्रेंटिस मतलब जैसे आपने कभी कोई मैकेनिक देखी हो, तो उनके पास में एक लड़का होगा, वो वहाँ पे काम सीख रहा होगा, तो अब जब वो सीख रहा है तो उसको फुल टाइम पेमेंट नहीं मिलती, उसे थोड़े पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो काम सिखाने के लिए भी, तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। अगर आप किसी से टीचर पढ़ रहे हो और आप उनको पे कर रहे होगे कि ठीक है ये आपकी फीस है, तो भाई पढ़ाने का सिखाने का भी तो पैसा लगता है। तो अप्रेंटिस जब किसी इंसान से कोई स्किल सीखता है, जैसे कोई कारपेंटर के पास में एक अप्रेंटिस है, तो उसे कम वेजेस मिलती है। तो जो है अप्रेंटिस यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि वो था ना ब्लैक स्मिथ, उसके साथ में उसका अप्रेंटिस खड़ा था। बसल मतलब एक्टिविटी हो रही हो बहुत ज़्यादा। यूनिजन मतलब इकट्ठे, जब बच्चे जो तुम जैसे प्रेयर इकट्ठी करते हो तो उस यूनिजन कहेंगे। बच्चे चैप्टर पता है, गुड मॉर्निंग मैम, वो जो तुम गा के कहते हो वो यूनिजन में कहते हो। रैपिंग क्या होता है, स्ट्राइकिंग शार्पली, तो वो सर उनके रूलर मारते थे। फ्रिल्ड क्या होता है, ऑर्नामेंटल एजिंग, जैसे अगर मेरी ये टी शर्ट है इस पर मैं यूँ ऐसे डिज़ाइन बनवा लूँ तो वो फ्रिल्ड हो जाएगा, कि उसको कट करके हमने एज पे डिज़ाइन बना दिया है। थंडर क्रैप, लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, जैसे वो गरजते हैं ना बादल, वो हो गया। कमोशन क्या होता है, कन्फ्यूजन या फिर शोर मचा हुआ थोड़ा सा। सॉल्व मतलब क्या होता है, सीरियस और डिस्क्लाइन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर से, हमारे सारे के सारे लास्ट लेसन के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल फॉर दैट डे। सो वेरी इजी, बताओ जल्दी से। अब ये क्वेश्चन का हम ना एक में डील करते हैं यहाँ पे। तुम जो है ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो तुम्हें आसान लग रहा हो कमेंट बता दो कि दीदी ये तो हमें आता है, लिखो इंग्लिश में प्रॉपर लिखो, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर फॉर्मेशन। तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे फॉर स्कूल एज मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि सर ने कहा था आज स्कूल में टेस्ट है पार्टिसिपल्स का। ठीक है जी, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो माइन्यूट चीज़ें भी आपको यहाँ बतानी होगी। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुँचता है तो उसे बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं, तो वो क्या सुनते, कहता है भैया शोर नहीं मच रहा, ऐसा लग रहा है संडे का दिन है, बच्चे कोई है ही नहीं स्कूल के अंदर, ना स्केल मारने की आवाज़ आ रही है सर के, ना बच्चों के लेसन्स की आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही स्कूल से। तो वो हैरान हो जाता है, दैट यू हैव टू मेंशन। तो दैट डे लिटिल फ्रांस नोटिस मैनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द स्कूल। यूजुअली इन द बिगनिंग ऑफ द स्कूल देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बसल, बसल मतलब शोर होता है हल्का सा, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट के जो गली के कोने तक सुनाई दे जाता था। तुम भी स्कूल के कभी छुट्टी मारना, स्कूल से बाहर से निकल के जाना, एक गली पीछे तक तुम लोगों की आवाज़ें आती हैं शोर टाइप की, ऐसे वैसे शोर सा हो रहा होता है, ठीक है। However, it was all quiet that day as if it was a Sunday morning. बट उस दिन सब ऐसा था जैसे संडे की सुबह हो। इवन ऐसा होता है जब हमारा ब्रेक नहीं होता ना, छोटे बच्चों का ब्रेक होता है, तो हमें क्लास में ऐसी आवाज़ आती है। There was no opening and closing of desk, कोई ओपन और क्लोज करने की टेबल की आवाज़ नहीं आ रही थी। There was no melody of unison, जो हो रही होती है जैसे जो बच्चे लेसन पढ़ रहे होते हैं उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फ्रांस थ्रू द विंडो सॉ हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और फ्रांस देख के हैरान हो जाता है फिर सडनली कि यार मेरे जो क्लासमेट्स है ये चुपचाप अपनी सीट पे कैसे बैठे हैं। ये भी उसे लगता है जैसे वो स्कूल में फिर अंदर देखता है कि नहीं यार स्कूल तो ऑन है, बच्चे तो है बैठे हैं आराम से। द टीचर्स ग्रेट रूलर वॉज अनयूजली पुट अंडर एम हैमिल्स आर्म इंस्टेड ऑफ रैपिंग इट ऑन द टेबल, और वो देखता है कि यार मेरे सर ने क्या कर रखा है, यूजुअली तो वो रूलर लेके बजा रहे होते हैं सुबह सुबह डेस्क के ऊपर, आज अपने आर्म के नीचे यहाँ करके घूम रहे हैं क्लास में और सारे बच्चे सीट पे बैठे हैं। सो दिस वॉज वेरी अनयूजुअल, जो रोज इसके स्कूल में ऐसा सुबह नहीं होता था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, What had been put up on the bulletin board, तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था और फ्रांस का क्या व्यू था बुलेटिन बोर्ड के लिए, या आप नोटिस बोर्ड भी कह सकते हो उसको, जो टाउन हॉल पे लगा था। तो फ्रांस हैज़ अ नेगेटिव व्यू अबाउट द बुलेटिन बोर्ड एज फॉर द लास्ट 2 years ओनली बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम इट। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब तुम कहोगे कि बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज़ टंगी थी कि भैया आज के बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बट जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, जब उनको आप थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताओगे कि फ्रांस जब उसको देखता है तो उसे लगता है यार भी मनहूस आई होगी कोई खबर, अगर वो आपने लिख दिया तो नंबर मिलेंगे आपको अच्छे। तो ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर कर दिया ना, यू आर इन 12th, एक थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी बतानी, तो हमने आप बैकग्राउंड स्टोरी बता दी। फ्रांस हैज़ अ नेगेटिव व्यू अबाउट द बुलेटिन बोर्ड एज फॉर द लास्ट 2 years ओनली बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम इट। That day was no exception, उस दिन भी कोई अलग बात नहीं थी। As Germans had put up an order passed from Berlin on the bulletin board to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, क्योंकि उस दिन भी जो है जर्मन्स ने जो है एक ऑर्डर पास करा था जो बर्लिन से आया था कि भाई आज के बाद फ्रांस में एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल है उसमें जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच।
ठीक है, बट इसे अभी वो पता नहीं था, इसे वो स्कूल जाके पता चलेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब थिंक एज यू रीड का पार्ट 2 है। एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, तो एक डब्बा हम पढ़ चुके। ठीक है, आप दूसरे डब्बे पे आते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। तो जो बर्लिन से ऑर्डर आया कि भाई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उससे उनके स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए। तो हर किसी ने पलट ली अपनी जो है बिल्कुल थिंकिंग। आज से पहले वो कहते थे अरे पढ़ लेंगे बहुत समय है। आज जब उन्हें पता चला कि भाई फ्रेंच में लोग फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई सबके। बूढ़े लोग विलेजर स्कूल पहुंच कर कि चलो आखिरी दिन जो पढ़ सकते हैं पढ़ ले। फ्रांस, जिसको चिड़िया का चींची करना ज़्यादा पसंद था, सुनना ज़्यादा पसंद था, रात दिन की बैठ के अपनी पढ़ाई करे, घूमे फिरे, मौज मस्ती करने से पसंद था, झूले झूलने जाता था ये, वो सब इसे आज बुरा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, ऐसी क्या दिक्कत थी, सब कुछ तो था मेरे पास में, फ्रेंच के टीचर थे इतने बढ़िया, रोज़ पढ़ा रहे थे, टाइम भी था, क्यों नहीं पढ़ रहा था मैं। अब मैं फ्रेंच में होकर फ्रेंच नहीं बोल पाऊंगा, तो इसे रिग्रेट होता है। ठीक है, चलो। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। तो ऐसे फॉर्म करा है हमने आंसर को कि जो इतना हसल बसल स्कूल लाइफ होता था, सब कुछ शांत हो चुका था जैसे संडे हो। ठीक है, द टीचर एम हैमिल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स। सर बहुत सिंपैथेटिक हो गए थे, रीज़न भी नो, उन्होंने उसको नहीं डांटा जो है हमारे फ्रांस को कि तू लेट क्यों आया है बेटा, नहीं बेटा बैठो आराम से, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। तो वो सिंपैथेटिक हो गए थे। एंड टॉट हिज लेसन्स विद मोर पेशेंस। और आज सर ने बहुत पेशेंस से चैप्टरों को पढ़ाया। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। बच्चे मोर अटेंटिव हो गए क्लास में। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने एम के लिए जो है ना डिटरमाइंड रहो। जब आप मन से जो है पक्के रहोगे कि हाँ मुझे अच्छे नंबर लाने हैं इस साल, तो जब आप पढ़ोगे तो फोकस से पढ़ोगे, और जब आप अटेंटिव होकर पढ़ोगे तो सब दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो और अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो कि हाँ बस बैठ के चलो ठीक है चल रही है वीडियो देख लो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इस वीडियो को देखने का बंद कर दो। थोड़ा सा फोकस लाओ और तब देखो एक एक चीज़ समझ में आएगी। और ये आंसर ना जो तुम कहते हो दीदी लर्न नहीं होते, ये 4 लाइनें अपने दिमाग में लर्न भी हो जाएंगी इफ़ यू विल गेन सम फोकस। ठीक है, द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस। विलेजर्स जो थे वो पीछे जो यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस रहती थी, विलेजर्स वहाँ पे आके बैठ चुके थे। क्या बोला मैंने, ये विलेजर्स वहाँ के बैठ चुके थे। ठीक है, एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टू एम हैमिल। और वो क्यों आए थे, वो रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू करने आए थे एम हैमिल को कि उन्होंने इतनी सेवा उनके स्कूल की करी और उनके जो है डिस्ट्रिक्ट की करी है। ठीक है, एंड रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। यानी कि उन्हें ये भी बुरा लगता है कि यार जितना जाते थे ना स्कूल, कभी कभी जाते थे, उससे ज़्यादा उन्हें स्कूल चले जाना चाहिए था। बूढ़े लोगों को भी, विलेजर्स को भी मना नहीं था, मतलब उनके यहाँ पे स्कूल में कि विलेजर्स भी जाके पढ़ सकते थे। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। लोगों के मन की फीलिंग्स भी बहुत बदल गई टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। अपनी कंट्री और अपनी लैंग्वेज के लिए। आज से पहले वो अपनी कंट्री की लैंग्वेज को, फ्रेंच को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। आज जब उन्हें बोल दिया फ्रेंच नहीं बोलोगे, फ्रेंच नहीं लिखोगे, तो अब उन्हें धक्का लग जाता है। देयर वॉज अ जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वाज इजीली एक्सेसिबल। कि जब इजीली अलाउड था उन्हें फ्रेंच को बोलना पढ़ना सीखना, तब उन्होंने वो क्यों नहीं करा। सो देयर कैन बी मोर देन वन आंसर। आप इसे किसी और स्टाइल में भी लिख सकते हो, ये मुझे ईजी लगा सो आई हैव इंक्लूडेड दिस। ठीक है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रांस जब वहाँ स्कूल में अपना लास्ट लेसन अटेंड करा था फ्रेंच का, तो उसकी फीलिंग अपने सर के लिए और अपने फ्रेंच के लिए भी काफ़ी चेंज हो जाती है और बहुत अलग सा वो फील करता है उस दिन। क्या था, अर्लियर फ्रांस डिडंट लाइक एम हैमिल। उसे एम हैमिल सर पसंद नहीं थे मच बिकॉज ऑफ हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर। क्योंकि सर थोड़े खड़ूस से थे और हमेशा वो जो है ना रूलर स्केल लग रखते थे अपने पास में। एंड ही वुड फील फियर फ्रॉम हिम बट नाउ ऑल दोज फीलिंग्स वर इंटायरली चेंज फॉर एम हैमिल। और उसे बहुत डर लगता था सर से, बट अब उसकी सारी फीलिंग्स बदल चुकी थी। द मैसेज कन्वेड बाय एम हैमिल अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जो उन्होंने बर्लिन का ऑर्डर बताया कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ सकते बेटा तुम, वॉज अ थंडर क्लैप फॉर लिटिल फ्रांस। थंडर क्लैप क्या मैंने आपको बोला ना, गरजना बादलों का। तो जैसे बादलों के गरजने पे एक इंसान को फील होता है, वैसा ही उसको वो शब्द लगे कि आज के बाद हमें फ्रेंच नहीं पढ़ने दी जाएगी। ही इमीडिएटली फेल्ट सॉरी फॉर नॉट बीइंग सिंसियर इन द स्कूल। उसे सॉरी फील होता है यार मैं स्कूल में अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। एंड फॉर नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज एंड अदर लेसन्स, की यार फ्रेंच और अपने बाकी चैप्टर्स मैंने क्यों नहीं पढ़े। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड न्यूजियंस मतलब जैसे जो चीज़ तुम्हें ऐसे तंग करती रहती है, जो किताबें उसे बर्डन लगती थी, जो ऐसे लगती थी यार ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, वही जो है किताबें और वो सारी चीज़ें उसको अब अपने ओल्ड फ्रेंड लग रहे थे। ऐसा लग रहा था यार ये तो मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं, अब तो मैं इनसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, अब तो फ्रेंच की बुक से पढ़ ही नहीं पाऊंगा।
ही रियलाइज विद पेन हाउ मच फ्रेंच मेंट टू हिम एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लास अर्लियर। रियलाइज होता है, बहुत दुख होता है कि यार पहले अटेंटिव क्यों नहीं रहा। सडनली ही फेल्ट दैट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैड नेवर बीन एक्चुअली डिफिकल्ट, और सडनली उसे ये भी रियलाइज होता है जो कॉन्सेप्ट उसे डिफिकल्ट लगते थे वो कभी डिफिकल्ट नहीं थे, क्योंकि उस दिन एम हैमिल सर जो पढ़ा रहे थे उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। वो सोचता है या तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या मैं पेशेंटली पढ़ा हूँ, बट एट द एंड वो समझ जाता है कि जब वो अटेंटिव होकर पढ़ेगा तो उसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पीपल, इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट यू कैन क्लिक ऑल्सो, मैं साइड हो जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अगले पे चलते हैं। द पीपल इन द स्टोरी, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब आजकल इस साल इनके क्वेश्चन नहीं इसी टाइप के आने वाले हैं, घुमा फिरा के सर पैर बिल्कुल उनका अलग टाइप से जोड़ देंगे, बिल्कुल ही तुम्हारी थिंकिंग बेस कि तुम्हें लास्ट लेसन से तो उसका इतना कुछ नाता भी नहीं होगा फ्रांस और एम हैमिल सर से, बस उनसे रिलेटेड आ जाएगा कि भाई ऐसे किसी के साथ हो तो क्या होगा। जैसे यहाँ देखो, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। लोगों को रियलाइज हो जाता है इस स्टोरी में लास्ट लेसन में कि उनकी लैंग्वेज कितनी प्रेशियस है। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, लोगों को दुख हो रहा है और ये चीज़ क्या दर्शा रही है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो हमें पूरा स्टोरी का समरी लिख देना होगा बेसिकली इसमें। M. Hamill told the students and villagers that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। तो M. Hamill सर बताते हैं सभी को, तो अब बताना पड़ेगा ना कि लैंग्वेज छिन गई, फिर बताएंगे लैंग्वेज छिनी तो लोगों को कैसा फील हुआ। तो यू हैव टू फॉर्म अ आंसर। तो आंसर फॉर्म के लिए हमने लिखा कि M. Hamill सर सबको बता देते हैं आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। Those who call themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it। जो फ्रेंचमैन कहलाते हैं दुनिया में वो फ्रेंच ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। He praised French as the most beautiful, clearest and most logical language in the world। और साथ ही साथ में हमने कहा कि ये तुम्हारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, ये मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया की। He said that for the enslaved people, वो लोग जो enslaved है यानी कि जिन पे कब्जा कर लिया किसी और कंट्री ने आके, their language was the key to their prison। उनकी जो लैंग्वेज है वही उनकी आज़ादी की चाबी है। Then the people realized how precious their language was to them। और तभी उनके लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हाँ उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। Then this shows people's love for their own culture, tradition and country। Pride in one's language reflects pride in motherhood। तो बेसिकली ये पढ़ के हमें समझ में आया कि एक इंसान नॉर्मली में अपनी मदर टंग, अपने नेशन के लिए शायद अपना पेट्रियोटिज्म शो ना कर पाता हो, बट जब वो उससे छिने या उसमें थोड़ी सी भी आ जाए तो उसको समझ में आ जाता है कि उसकी लैंग्वेज उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आ गया कि जैसे ही सरों ने समझाते तो लोगों को रियलाइज हो जाता है कि कितनी प्रेशियस है। एंड दिस शोज कि वो डरे, ठीक है कह रहे थे कोई नहीं भाई कल से जर्मन बोल लेंगे, नहीं भाई उनको बुरा लगा फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि कोई भी कॉमन आदमी जो है, जो भी उसकी मातृभाषा होगी उसमें उसको प्राइड होगा, वो उसकी इज्जत करेगा और उससे वो उसको गर्व होगा उस पर, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि उसे अपने देश पे कितना गर्व है। वो फ्रेंच बोलना चाहते हैं तो मतलब वो फ्रांस के लोग हैं तो उन्हें फ्रांस पे गर्व है, अपनी लैंग्वेज पे गर्व है, ये दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे पेचीदा क्वेश्चन है इस एंटायर चैप्टर का और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बोर्ड एग्जामिनर्स का क्लास 12th इंग्लिश का फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो फ्रांस जब सर जो है क्लास में पढ़ा रहे थे और सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, तो ऊपर जो है पिजन जो है छत पे जो है उसके स्कूल की कू कर रहे होते हैं, कू 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 जैसे वो बोलते हैं ना पिजन्स, वैसे वो उनकी जो है आवाज़ आ रही होती है। तो वो सोचता है कि यार ये इनको भी बोलेंगे क्या, जर्मनों में गाना गाएं अपना, ये कू कू अपनी जर्मन में करें, इज़ इट पॉसिबल। तो फ्रांस ने ये जो कहा इसका क्या मीनिंग है, तो इसके 4 से 5 आंसर बन सकते हैं। मैं तुम्हें 2 आंसर करा रही हूँ इसके कि फ्रांस का कहने का मीनिंग क्या था। एक बहुत आसान सा कराऊंगी, एक थोड़ा डिफिकल्ट सा है। ठीक है, तो ईजी वाला देखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, फ्रांस वॉज अमेज्ड ऑफ थिंग्स, सोच के बहुत अमेज बड़ा अलग सा लग रहा था, दैट वुड दे मेक पिजन सिंग इन जर्मन। दे कौन है, क्या वो जर्मनी के लोग इन पिजन्स को भी कहेंगे कि भाई ये जो है जर्मन में बोलना शुरू कर दे। इट इज़ जस्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, ये तो इम्पॉसिबल थिंग है। पिजन है, पिजन तो अपने स्टाइल में बोलेगा। दे कांट चेंज द कूइंग ऑफ द पिजन, ऑब्वियसली वो जर्मन्स कुछ भी कर लिए, पिजन्स को जर्मन नहीं बुला सकते। द वर्ल्ड इन फुल ऑफ डोमिनेटिंग कल्चर विच ट्राइज टू डोमिनेट अदर। तो जो हमारा वर्ल्ड है ना, द वर्ल्ड इज, ये ना इसका आई नहीं लगा है यहाँ पे, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डोमिनेटिंग कल्चर। ऐसे हमारी दुनिया में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डोमिनेटिंग कल्चर्स हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हिस्ट्री में कई बार दूसरी कंट्री के कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश करी है। इसमें से एक एग्जाम्पल आज आपने जर्मन्स का देख लिया, कैसे वो फ्रांस को डोमिनेट करने पहुँच गए। एज द कूइंग इज नेचुरल फॉर पिजन्स, जैसे कि कूइंग करना है, ऐसे कू कू ऐसे करते हैं ना वो पिजन, जैसे वो नेचुरल है पिजन के लिए, वैसे ही फ्रेंच इज प्रेशियस फॉर देम। तो फ्रांस के कहने का ये मतलब था कि जैसे पिजन्स का कू कू करना उनके लिए नेचुरल है, वैसे ही मैं फ्रांस हूँ तो मेरा नेचुरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा फ्रेंच।
इट इज़ देयर आइडेंटिटी एंड प्राइड, मेरे आइडेंटिटी और प्राइड है फ्रेंच. दे हैव ग्रोन अप लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड नाउ टू लर्न जर्मन इज जस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग. कि वो बड़े हुए हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हुए पढ़ते हुए, तो अब सडनली उनको आके बोला जाए जर्मन बोलो तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है. दे कांट स्नैच अवे द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग देयर लैंग्वेज. और उससे गुस्सा आता है कि ये ऐसे उनसे उनका जो है फ्रीडम नहीं छीन सकते उनकी लैंग्वेज बोलने का. जैसे आप पिजन को अगर कहो कि ओ जर्मन बोल, तो तुम्हें आके कोई कहेगा पागल हो गई हो, तुम क्या कर रही हो, ये कोई तरीका है? पिजन नेचुरली तो कूकू करेंगे, ये कहाँ से जर्मन बोलनी शुरू कर देंगे. तो एग्जैक्टली वो खुद को पिजन से कंपेयर कर रहा है और अपने एल्सेस लॉरेन के लोगों को पिजन से कंपेयर कर रहा है कि भाई हमारा भी नेचुरल है फ्रेंच बोलेंगे, कहाँ से आगे तुम जर्मन करने. तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो भड़ास निकाल रहा है अपनी ये बोल के. ठीक है, स्टार्टिंग है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन. अब आई डोंट नो आपके स्कूल में जो है आपके मैम ने सर ने आपको कहा है इसे कॉपी भी करने को या नहीं, बट आई एम टेलिंग यू जैसा इस साल का पैटर्न बदला है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं. तो इस क्वेश्चन में लास्ट लेसन का डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली आपको लास्ट लेसन की थीम पे क्वेश्चन पूछा गया जो इस साल आपके पेपर में पूछे जाएंगे. चलो डिस्कस करते हैं. When people are enslaved, जब लोगों को उनसे आज़ादी छीन ली जाती है, as long as they hold fast to their language, जैसे जितना वो अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखेंगे, it is as if they had key to their prison, वो उनके जो है आज़ादी की चाबी है. ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारे एम हैमिल सर ने. पता है ये तुमको? कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री where a conquered people had their language taken away from them or had language imposed on them. तो तुम्हें पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें हिस्ट्री में तुमने कभी ऐसा पढ़ा है कि ऐसा हुआ हो सच्ची में दुनिया में कि जिन लोगों ने एक दूसरी कंट्री पर जाके कब्जा करा उनसे उनकी लैंग्वेज छीनी. इज इट क्या तुम्हें हिस्ट्री में पता है? तो ऑब्वियसली हमने इतना नहीं पढ़ा हो, शायद किसी को पता हो किसी को ना पता हो. इसको आंसर करते हैं. अ पर्सन्स मदर टंग अलाउ हिम टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स मोस्ट क्लियरली एंड इंटीमेटली. तो एक जो मदर टंग होती है, जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ तो मेरी मदर टंग हिंदी है, तो अगर मुझे तुम्हें समझाना है मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, बट फिर भी मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि मैं तुम्हें हिंदी में समझा रही हूँ. मैं गहराई से तुम्हें बात को हिंदी में समझा पाऊंगी, क्लियरली हिंदी में समझा पाऊंगी, और तुम हिंदी बोलते हो तुम हिंदी में समझ पाओगे. Conquerors attempt to subdue and control the people of the enslaved territory. हमेशा ऐसा होता है कि कॉन्करर, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे पे कॉन्कर करने आए और हर कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कॉन्कर करने जाती थी, तो वो क्या चाहते हैं कि सामने वाले का जो है ना उसको सबड्यू करो, उसको दबाओ, एंड कंट्रोल द पीपल ऑफ द एनस्लेव टेरिटरी, और उनके लोगों को कंट्रोल कर लो, उनके माइंड को, थ्रू अ वेराइटी ऑफ टेक्निक. बहुत टेक्निक से कंट्रोल किया जाता है. एंड इसमें से सबसे बड़ा कंट्रोल करने का तरीका होता है इंक्लूडिंग द यूज ऑफ क्रश डिसेंट एंड द इम्पोजिशन ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. इसको लिखना बस, इम्पोजिशन ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, की अपनी लैंग्वेज उन पे थोपो. Victorious nation have imposed their own language on conquered peoples and taken their own language away from them since time immemorial. तो यस, ऐसा हुआ है कि हमने देखा है हिस्ट्री में कि भाई बहुत सारे लोगों से उनकी लैंग्वेज छिन जाती है. अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हारे को, जो हम पढ़ के आए हैं SST के अंदर क्लास 10th में. याद हो किसी को तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब रशिया ने ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जब बंटवारा हो गया था पूरा का पूरा, तो रशिया के पास जो है पोलैंड चला गया था. तो पोलैंड वालों को उन्होंने कहा था कि भाई तुम पोलिश भाषा नहीं बोल सकते हो, तुम बोलोगे कौन सी भाषा? तुम बोलोगे रशियन. तो वहाँ पे कुछ जो प्रीस्ट वगैरह थे चर्च के, उन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया था, जो चर्च के फादर्स थे उन्होंने फिर पोलिश भाषा में जो है अपनी प्रेयर्स करनी और जो प्रॉपर वो जो अपने जो है लेक्चर्स देते थे उसमें देने शुरू करे थे. और फिर रशियंस को गुस्सा है कि हमने मना करा है पोलिश बोलने को, तो वो उन सभी को साइबेरिया की जेल में डाल देते हैं. तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल. अगर आप ये भी लिख दोगे ना एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि CBSE अब इस साल तुम्हारी नॉलेज और थिंकिंग जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें कितना याद है क्या याद नहीं है. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, भाई हम तो NCERT से चलेंगे, हमें हिस्ट्री में अब तुमने कुछ और पढ़ा हो ना पढ़ाओ, बट ये तुम पढ़ के आए हो 10th से कि ये एक एग्जांपल है जहाँ पे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अपनी भाषा को जो है लगाया कि भाई तुम हमारी लैंग्वेज बोलो, उनकी आइडेंटिटी छीनने के लिए. तो ये एग्जांपल तुम लिख देना एंड फ्रेम क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो. ठीक है जी. तो एग्जाम अगर तुम्हें नोटबुक में लिखने को मैम ने कहा था तो ऐसे आप लिख देना. चलो आगे बढ़ते हैं. इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? क्या पॉसिबल है कि आप अपनी लैंग्वेज पे जो तुम्हारा गुरूर है, जो गर्व है, उसे बहुत बहुत ज़्यादा फार ले जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा करो? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मीन्स? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का मतलब बताना है. तो ये जो लास्ट लेसन की थीम है ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म पे ही चलती है. लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मतलब कि गाइस ठीक है भाई अपनी लैंग्वेज से प्यार करो, बट ऐसा तो नहीं ना कि अपनी लैंग्वेज को इतना बड़ा मानने लगो, इतना गर्व करने लगो अपनी भाषा पे कि सामने वालों को भी जाके बोलो अपनी मत बोलो हमारी बोलो. तो यही करा जर्मन्स ने. उन्हें अपनी लैंग्वेज से ऑब्वियसली प्यार होगा जर्मन्स को भी, बट व्हाट दे डिड, उन्होंने फ्रांस वालों को आके बोला कि अपनी लैंग्वेज लीव करो, ये वाली बोलो. तो दिस इज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, कि जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को दूसरों के ऊपर थोप रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग अ ऐसा एटमॉस्फेयर जो लोगों को पसंद नहीं आएगा. ठीक है. तो देखते हैं. लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म रेफर टू अग्रेसिव
बहुत अग्रेसिव वे में, एंड अनरीजनेबल बिलीफ, और एक अनरीजनेबल बिलीफ है दैट योर नेटिव लैंग्वेज इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मतलब जैसे कि मेल शॉविनिज्म भी होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि हम औरतों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, वैसे ही लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मतलब कि कुछ कल्चर और कुछ भाषा के लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे हमारी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, ये बाकी तो बेकार है, ठीक है, ये क्या ही बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज सबसे बढ़िया है, ठीक है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्सेसिव और बायस सपोर्ट फॉर वंस नेटिव लैंग्वेज, और ये क्या दिखा रहा है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की डेफिनेशन है ये। तो ये जो चंद लाइनें हैं ये आपको इस साल बहुत काम आएगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, नहीं जब आप एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उसमें, ठीक है। तो दिस डिमॉन्स्ट्रेट एक्सेसिव और बायस सपोर्ट फॉर वंस नेटिव लैंग्वेज, की लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मतलब कि आप बायस हो और एक्सेसिवली सपोर्ट कर रहे हो अपनी लैंग्वेज को। When pride in one's language become excessive, जब कोई किसी अपनी लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा उस पर गर्व करने लगेगा, linguistic enthusiasts can be easily identified by their zeal for the preservation and spread of their language। तो फिर वो लोग जो बहुत अपनी भाषा से कहेंगे अरे हमारी बेस्ट है, हमारी बेस्ट है, तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या नेचर आ जाएगा कि ठीक है हमारी बेस्ट है तो हम अपनी भाषा को प्रेजर्व करेंगे और बाकी लोगों को भी बोलेंगे कि हमारी बोलनी शुरू करो। जब सपोज करो कि एक कंट्री की पॉपुलेशन हमारी लैंग्वेज बोल रही है तो एक काम करते हैं 3 कंट्रीज़ को और मिलाते हैं और उन्हें कहते हैं हमारी लैंग्वेज बोलो, कि जब मेजॉरिटी में सब हमारी लैंग्वेज बोलेंगे तो हमारी लैंग्वेज का और प्रचार होगा। ऐसे लोगों की फिर थिंकिंग हो जाती है। इन देयर enthusiasm, love and support for their native language, they often forget that other languages have their own merits as well as history and art। और इस चक्कर में वो भूल जाते हैं कि ठीक है तुम्हें अपनी लैंग्वेज पे गर्व है बट सामने वाला का क्या, उसके लिए तो उसकी मदर टंग सबसे इंपॉर्टेंट है और वो उसके ऊपर जाके थोपने लगते हैं अपनी भाषा को, ठीक है। एक्सेसिव प्राइड्स इन वन लैंग्वेज, एक्सेसिवली प्राइड करना अपनी लैंग्वेज, जैसे वी ऑल इंडिया हम बहुत सारे लोग हम हिंदी बोलते हैं बट हमारी कंट्री में देखो क्या है, हमारी कंट्री में हर एक रीजन की अपनी अपनी स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज है, रीजन्स की है, ट्राइबल पीपल की, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस है और हमने सबकी लैंग्वेजेस को जो है हमने क्या करा, हमने रिस्पेक्ट करा है, हमने एक लैंग्वेज को थोपने की कोशिश नहीं करी है। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, दिस इज ब्यूटी, हमने सभी लैंग्वेजेस को जो है उनको हक दिया है, ठीक है, दैट दे कैन स्पीक, और जो है हमने पूरा प्रॉपर हमारा सिस्टम है। बट काफ़ी कंट्री ऐसी है जहाँ पे मेजॉरिटी ने क्या करा, अपनी लैंग्वेज सामने वाले के ऊपर लगा दी कि भाई तुम्हें भी यही बोलनी है, ठीक है। तो एक्सेसिव प्राइड इन वंस लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी एंड गेनिंग अदर्स एज अ फ्रेंड ब्रीड्स इल विल एंड डिसइंटीग्रेशन। तो इससे अगर आप अपनी लैंग्वेज को सामने वाली कंट्री पे थोपोगे या एक पर्टिकुलर ग्रुप पे थोपोगे अपनी कंट्री पे, मतलब कि उसको ज़बरदस्ती करोगे बोलो, तो उससे क्या होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, दंगे होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए। सपोज करो एक कंट्री ए है, आधे लोग इंग्लिश बोलते हैं, आधे लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब इंग्लिश वालों ने फ्रेंच वालों को बोलना कह दिया भैया तुम भी इंग्लिश बोलो, तो फ्रेंच वाले लड़ेंगे, दंगा करेंगे, क्या पता फिर वो जंग करे और फिर हार जाए इंग्लिश वाले, तो वो कंट्री अपनी अलग बना लेंगे, ऐसा कुछ इसमें लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, ये आपको कैसे आएगा, थीम बेस्ड में, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कुछ सिंपल से MCQ क्वेश्चंस पे। तो देखो एनसीईआरटी में एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ गिवन है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, चलो देखते हैं। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग। तो आपको नोटिस करना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसको। What a thunderclap these words were to me। तो भाई thunderclap these words were to me का मतलब बताना है आपको। तो the words were loud and clear, थंडरक्लैप मतलब है बहुत लाउडली और क्लियरली समझ में आया। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड वर्ड के अचानक से पता चला और अनएक्सपेक्टेड था ये बात सुनना। प्लीजेंट एंड वेलकम, अरे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये बात को सुन के। तो करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड वर्ड, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। थंडरक्लैप मतलब है आपने कोई ऐसी बात सुनी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई, तुम स्टार्टल हो गए, बहुत सरप्राइज हो गए एंड वो बात तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे फ्रांस के लिए थी कि फ्रेंच नहीं बोलेगा तू कल से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। When people are enslaved as long as they hold their language, वही वाली बात हमारे एम हैमल जी की। तो इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज। क्या मतलब है इसका, दे हैव की टू द प्रिजन। जो उन्होंने बोला है एम हैमल ने कि ये चाबी है तुम्हारी जेल की, तुम्हारी लैंग्वेज, तो उनका इसका मतलब क्या था। डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, वो कहना चाह रहे कि अपनी लैंग्वेज मत भूलना। आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहना। क्विकली लर्न द कॉन्करर्स लैंग्वेज, भाई जल्दी से जिसने तुम्हारे पे कब्जा करा उसकी लैंग्वेज सीख लेना। तो इसके मतलब था एम हैमल सर के कहने का कि तुम्हारी चाबी है ये जेल की फ्रेंच लैंग्वेज, अटैच टू देयर लैंग्वेज। वो उनको कहना चाह रहे थे अपने लोगों को कि मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें फ्रेंच पढ़ाने नहीं आऊँगा कल से, बट तुम अपनी फ्रेंच से अटैच रहना, घर पे कॉपी किताब रख के पढ़ लेना, चुपचाप कुछ भी कर लेना, बट भूलना मत अपनी लैंग्वेज को। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके MCQ के। डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। जो वो ब्लैक स्मिथ वो लोहार चिल्ला के नहीं कहता ओ जल्दी मत जा फ्रांस, बहुत टाइम है जाने में। इसका मतलब क्या था, यू विल गेट टू योर स्कूल जो है वो क्यों ऐसा उसको बोल रहा था, ठीक है।
में से वेरी लेट, टू अर्ली, अर्ली इनफ में से आपको इसको रिप्लेस कर देना है। डोंट गो सो फास्ट बग, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अगर मुझे इस वाली लाइन को रिप्लेस करना है, डोंट गो सो फास्ट के आगे लगाना है कुछ वर्ड, तो क्या लिखोगे आप? डोंट गो सो फास्ट, वेरी लेट यू आर। डोंट गो सो फास्ट, टू अर्ली, या आप लिखोगे डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल अर्ली इनफ। ठीक है, तो चलो समझ गए? नहीं आया दोबारा बता देती हूँ। आपको रिप्लेस करना है, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आपको प्लेंटी ऑफ टाइम जो ये फ्रेज है, प्लेंटी ऑफ टाइम को एक्सचेंज करना है इन तीनों में से किसी एक से। वेरी लेट, टू अर्ली, अर्ली इनफ, तो अर्ली इनफ। ठीक है, चलो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो फ्रांस कहता है एम हैमिल के लिए कि मुझे वो कभी इतने लंबे नहीं लगे। तो मतलब क्या था उसका कहने का? ही हैड ग्रोन टॉलर, एम हैमिल की हाइट लंबी हो गई एकदम से। ही सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, या फिर ही स्टूड ऑन द चेयर। तो इसका मतलब ही सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसका मीनिंग था एम हैमिल सर बहुत सैड भी थे, इसलिए वो टॉल लग रहे थे। बट एनसीईआरटी में देखो ऑप्शन नंबर बी ये गिवन है और इसका करेक्ट आंसर है सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। अब वो अपना कॉन्फिडेंस अपने मन के अंदर लाते, क्योंकि इतनी बड़ी बात अपने बच्चों को बतानी थी स्कूल के कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगा। तो एम हैमिल जैसी चेयर से खड़े होते हैं तो अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। तो लुक टॉल मतलब कॉन्फिडेंट होकर वो बोलते हैं इस बात को। ठीक है, विद दिस ये कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ वर्किंग विद वर्ड्स करेंगे हम। ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज दी गई है आपको आपके इंग्लिश के ये एनसीईआरटी के अंदर, जो आपको ना जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगी उसमें हेल्प करेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको याद है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ ये कहाँ से मैच करता है, वर्ड मीनिंग आ जाते हैं आप लोगों के, तो वही पूछा गया है। यहाँ पे आपको बता रखा है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, तो उनमें से कुछ और आपको पूछे जाएंगे। जैसे पेटिट, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड, इसका मतलब होता है स्मॉल। किंडरगार्टन, हम कहते हैं ना किंडरगार्टन में पढ़ता है बच्चा, तो किंडरगार्टन इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये जर्मन वर्ड है। कैपिटल एक लैटिन वर्ड है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। एंड बाजार, बाजार हमें पता है हिंदी वर्ड है बट इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। तो अब हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, टाइकून, ट्यूलिप, लोगो, बैंडिकूट, दो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं बता दो। तो तुम्हें कोई गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो टाइकून लिया गया है जापानीज से, ट्यूलिप लिया गया है फ्रेंच से, लोगो लिया गया है ग्रीक से, बैंडिकूट लिया गया है तेलुगु से। तो भाई मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है बैंडिकूट का? बारबेक्यू लिया गया है स्पेनिश से, वरांडा लिया गया है हिंदी से, रोबोट लिया गया है शेक से, जीरो लिया गया है इटालियन से, स्की लिया गया है नॉर्वेजियन से, एंड ट्रैक लिया गया है डच से। सो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। यहाँ से आपको एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आ गया है। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए हमारे लिए पढ़ने जरूरी थे इस वीडियो में कवर हो गए हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, फोटो सारी अपलोड कर दी है। और सबसे पहले जाके लास्ट लेसन के चैप्टर को पढ़ लो, पढ़ लिया तो दोबारा रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं, 15 मिनट की वीडियो है। रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, गो एंड स्टडी लास्ट लेसन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।